गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका फंक्शन। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है वो हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है, दो जो सॉल्यूशन होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, द टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके दोनों तरफ जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। दे आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो उसमें फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। व्हेन द मीडियम और सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लो आपने घर में देखा होगा, मम्मी जब राजमा बनाती हैं या छोले बनाती हैं या बादाम आपको भिगो के देती हैं, तो रात को उसको भिगोती हैं और सुबह आपको देखती हैं, तो पानी उसके अंदर एंटर करता है, यानी बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रेजिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो वाटर बाहर से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी रेजिन के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। क्यों एंटर हुआ? क्योंकि बाहर जिस कटोरी में उसको भिगोया था वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। आपने ये देखा होगा, छोले, राजमा या बादाम, किशमिश कुछ भी भिगोएंगे तो बाहर हम पानी उसको भरते हैं और फिर उसमें डालते हैं, तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राजमा या रेजिन या बादाम। जिससे वाटर का आपको पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो वही सेम सिचुएशन हो रही है। सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल और द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब जिसमें पानी ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट द सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप बाय एंडो ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो स्वेलअप कर जाती है, फूल जाती है। आपने यही देखा होगा, इसीलिए भिगोते हैं रात को कि सुबह तक वो फूल जाएँ और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यही आपने घर में भी देखा है, ये कॉमन प्रोसेस है। तो और ये सोल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो पहला हो गया हाइपोटोनिक। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है जहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों साइड सेम है। अगर दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम है, आइसो वर्ड का मतलब ही है कि सेम सोल्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी दोनों साइड जो सोल्यूट है वो बराबर है वाटर की, तो इसलिए वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ सेम concentration of water as the present inside the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane। मतलब दोनों साइड वाटर का जो अमाउंट है वो इक्वल है, वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। Same concentration of water as that present inside the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. As a result, no overall changes is observed, the cell will stay in the same size। तो पहले एंडोऑस्मोसिस में क्या हुआ, स्वेलअप कर गई, पर यहाँ पर क्या होगा, वो सेम साइज़ की रहेगी क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, देखो हाइपर, हाइपर का मीन्स ही होता है कि कुछ ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा है ना, हाई। तो अब कंसंट्रेशन हाई यहाँ पर बात हो रही है। तो व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब ऐसा हो कि सराउंडिंग द सेल हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, बाहर अगर सेल वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू सेल, तो क्या होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर आने लगेगा, यानी आउटसाइड सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने देखा होगा घर में रूह अफ़ज़ा को कंपेयर करो पेप्सी से। तो अगर कोई आपके घर में आता है तो आप रूह अफ़ज़ा को ग्लास में डालते हो, पूरा भर के दे देते हो या उसमें पानी डालते हो? उसको हम कंसंट्रेटेड होता है रूह अफ़ज़ा, उसको हम एक पार्ट वो डालते हैं और बाकी पानी डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं। हम कोई भर के ग्लास रूह अफ़ज़ा का नहीं दे सकते क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है। किसकी कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है? शुगर की। तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं पानी मिला के।
पर पेप्सी के अंदर वाटर मिला हुआ है, इसलिए हम उसको ऐसे ही सर्व कर देते हैं। तो कंसनट्रेशन का मतलब समझ में आया, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है। तो यही बात होती है कि अगर हम सेल को बाहर सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर सोल्यूशन घोल के, कटोरी में शुगर का सोल्यूशन या सॉल्ट का सोल्यूशन घोल के उसमें सेल को डाल दें, तो सेल के अंदर जो वाटर है वो सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर पानी का अमाउंट कम है। बाहर क्या है, शुगर सोल्यूशन है या सॉल्ट सोल्यूशन है। तो सेल से निकल के पानी बाहर आ जाएगा और सेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी। तो सेल लॉस करेगा वाटर, इसलिए एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो पानी जब अंदर जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सेल की हम बात कर रहे हैं और सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। पर यहाँ पर क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा था, बाहर क्या था, या तो शुगर का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था या सॉल्ट का। तो बाहर पानी कम था, इसलिए सेल से पानी बाहर आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। और जब सेल से बाहर आ जाएगा तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। तो आप ये एक्टिविटी खुद घर में करके देख सकते हैं। अगर आप किशमिश लें और उसको एक को वाटर के अंदर डालें और एक को शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन, बहुत सारा चीनी या पानी, चीनी को पानी में घोल लें या बहुत सारे सॉल्ट को पानी में घोल के उसमें डालें, तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे कि एंडो ऑस्मोसिस में वो स्वेलअप कर जाएगी और एक्सो ऑस्मोसिस में वो श्रिंक कर जाएगी। पर दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 तरह के सोल्यूशन, हाइपर, हाइपो, आइसो। तो आपको ध्यान रखना, आइसो मतलब सेम, हाइपर का वर्ड आते ही आप समझ जाओ कि हाई, किसी हाई कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो आप हाई कंसंट्रेशन में समझ जाओ कि हाई कंसंट्रेशन है तो क्या होगी, एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस होगी तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर से बाहर। और एंडो में क्या होगा, बाहर से अंदर। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये हमारे 3 तरह के सोल्यूशन हो गए। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, वो वाटर को कैसे लेते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोसिस, यानी तीनों तरह के सॉल्यूशन हो गए। अब वाटर का अब्जॉर्प्शन हो गया, जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल वॉल। तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स है, सबको पता है कि मैंने उसमें भी बताया था कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। और बीच में पूरी वैक्यूल, वैक्यूल के टाइम पे हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको। तो क्या हो गई, सेल वॉल, ठीक है। ये बाहर हो गई सेल वॉल और अंदर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, इसके इस साइड में आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि बीच में क्या आ जाती है, ये वैक्यूल। तो प्लांट सेल्स हैव ए रिजिड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल द सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल सेल में खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। द सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। ये फ्रीली परमिएबल है, वो सेमी परमिएबल है। मैं आपको डिफरेंस के पॉइंट यहीं बताती जा रही हूँ, लास्ट में मैं आपको डिफरेंस ही बताऊँगी। एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से मिलकर बनी है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी थी, लिपिड एंड प्रोटीन से। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट्स के पास तो कोई बोन्स नहीं है, कोई ऐसी रिजिडनेस नहीं है, तो सेल वॉल उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेकेंड, इट परमिट्स अ सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग। अब आपने देखा है कि घर में हम छोले भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, किशमिश बादाम भिगोते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने रात को भिगो और सुबह सारे फट गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितना पानी उसके अंदर आ जाता है, वो पानी जितना सेल वॉल पे प्रेशर डालता है उतना ही प्रेशर वॉल उस पर डालती है। जितना वाटर, यानी टर्गर प्रेशर, वाटर अगर ज़्यादा है तो सेल को हम बोलते हैं टर्जिड है। तो जितना प्रेशर वाटर जो है सेल वॉल पे डालता है, सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर उस पर डालती है, जिससे वो इक्वल और बैलेंस हो जाता है और सेल फटती नहीं है। तो आपने देखा होगा हम जैसे भिगोते हैं वो फूल जाते हैं पर वो फटते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर वाटर है, तो ये जितना वाटर पे प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर उतना ही वॉल उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। और ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से ये फटती नहीं है और हमको खाली स्वेलअप दिखती है। इट गिव्स ए डेफिनेट शेप टू द सेल्स, ये बात हमारी हो गई, एक डेफिनेट शेप देती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सेल्स वॉल प्लांट सेल can stand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. Handle है स्टूडेंट, ये handle
मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल्स क्या करती है, withstand much greater changes withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells। क्या होता है कि इसमें जितना भी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के चक्कर में इसको क्या हो जाता है कि ये बस्ट नहीं होती, जितना भी प्रेशर होता है, जितने भी चेंजेस आते हैं उन सबको ये सह लेती है, कोई भी चीज़ इसकी जो है वो बस्ट नहीं होती, कैन विद स्टैंड। तो यहाँ पर क्या है, ये विद स्टैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए ये क्या चीज़ है, कैंडल स्टैंड नहीं है, विद स्टैंड, ठीक है। यह सहन कर लेती है, विद स्टैंड का मतलब है सहन कर लेती है मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो यहाँ पर क्या है, ये विद स्टैंड, STAND, ठीक है, कैंडल स्टैंड नहीं है, विद स्टैंड। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करती है सेल को पैथोजन से और मैकेनिकल इंजरीज से। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल के फंक्शंस। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें आती है प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या होती है प्लाज्मोलाइसिस, देखिए, when a living plant cell loses water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। मतलब अगर हम सेल को शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर हम डालते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी बाहर निकलने लगेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा, मान लो ये है सेल वॉल, ठीक है, और ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ था ये वैक्यूल और न्यूक्लियस। अब इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, वाटर जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि जो सेल वॉल है वो तो वहीं रहेगी, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म के साथ श्रिंक होके अंदर की तरफ आ जाएगी। मतलब इस तरह से सेल वॉल तो वहीं रहेगी और ये श्रिंक होकर बाहर आ गई, क्योंकि इसमें से वाटर बाहर निकल गया है। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होकर बिल्कुल सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पानी लॉस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको कहाँ डाल दिया था, सॉल्ट सोल्यूशन में। और कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से वाटर सारा बाहर आ गया। तो व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो सेल वॉल तो एज इट इज़ रही, पर उसका जो कंटेंट था यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जितना भी कंटेंट था, प्रोटोप्लाज्म था, वो सारा श्रिंक होके बीच में आ गया, क्योंकि उसमें से पानी बाहर निकल गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। पर जब हम वापस से इसको पानी में डालेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी, वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी जगह पे चली जाएगी और प्रोटोप्लाज्म भी फैल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से वाटर निकल चुका है, इसलिए सारा कुछ श्रिंक होकर बीच में आ गया, बट सेल वॉल एज इट इज़ वहीं पर प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे आपको डिफरेंस आ गए होंगे अभी समझ में, बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, सबको पता चल गया। इट प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर है। सेल वॉल इज़ रिजिड एंड कंपैरेटिवली थिक, ये रिजिड है, कंपैरेटिवली थिक है। इट इज़ नॉन लिविंग एंड परमेबल, ये नॉन लिविंग है एंड परमेबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट है, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड कंपेरेटिवली थिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, हम पढ़ चुके हैं, एंडोसाइटोसिस इसी वजह से हो पाती है, और ये थिन होती है एज़ कम्पेयर टू सेल वॉल। इट इज़ लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमेबल, वो क्या थी, नॉन लिविंग और परमेबल, ये सेलेक्टिवली परमेबल है। क्यों है, क्योंकि जितने कंटेंट चाहिए उतने को आने देगी। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी भी दिखाती हूँ एंडोऑस्मोसिस की, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट, मैं आपको एंडोऑस्मोसिस की एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ जो आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए प्लेन रेजिन है, विदाउट वाटर है। यहाँ पर मैंने इसको वाटर में भिगो के रखा है, तो ये जो है इसके अंदर वाटर एंटर कर गया है, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई है, जिससे ये स्वेलअप कर गई हैं, क्योंकि बाहर एक्सेस में वाटर है पर ये बस्ट नहीं की हैं, ठीक है। और ये सारी रेजिन्स के अंदर वाटर एंटर कर गया है, जिसकी वजह से ये स्वेलअप हो गई हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोऑस्मोसिस। तो ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। एंडोऑस्मोसिस, वाटर में आप डालिए उसको और वो ऐसे स्वेलअप हो जाएगी, या अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो वो उसमें एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी और वो श्रिंक कर जाएगी।
तो ये एंडो ऑस्मोसिस है।